जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत में अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था। यह एक ऐसा टॉपिक है जो एक दिवसीय परीक्षाओं से लेकर यूपीएससी और पीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। मैंने इसको बहुत ही साधारण तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिससे इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण बिंदु परीक्षाओं की दृष्टि से हैं वो आपके न छूटें और आप आसानी से 10-5 मिनट में इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं। तो पहले मैं बता देता हूं कि भू राजस्व क्या होता है। तो भू राजस्व अगर साधारण शब्दों में बताया जाए, सिंपल वर्ड्स में बताया जाए, तो भूमि के उपयोग के बदले ली जाने वाली जो राशि होती है या टैक्स होता है वही भू राजस्व कहलाता है। तो अंग्रेज़ों द्वारा जो भूमि के उपयोग के बदले टैक्स लिया जाता था वही भू राजस्व कहलाता था। और जो इसकी व्यवस्था थी, ये इसका जो सिस्टम था, यही भू राजस्व व्यवस्था कहलाती थी कि कैसे भू राजस्व लिया जाएगा। तो उसके मुख्यतः जो अंग्रेज लोग थे तो उन्होंने 3 व्यवस्थाएं अपनाई थी। पहली थी स्थायी बंदोबस्त, दूसरी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी थी महालवाड़ी व्यवस्था। हालांकि 1792 ईस्वी में वारेन हेस्टिंज ने इजारेदारी व्यवस्था को भी लागू किया था और इसमें भूमि ठेके पे दी जाती थी। इसमें किसान जो था वो अस्थाई मालिक था, भूमि का अस्थाई मालिक, या जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता था उसी को वसूलने के लिए राजस्व दे दी जाती थी और वो किसानों का शोषण करता था। मतलब कि यहाँ पे जो जमींदार थे या जो इजारेदार थे, मतलब इजारा लेते थे, मतलब भूमि का राजस्व वसूलने की गारंटी लेते थे, वो लोग अस्थाई लोग थे। तो उन्होंने मतलब जब वो अस्थाई तो उनका मतलब कृषि के सुधार में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहा और ज़्यादा इनका इंटरेस्ट इसी में रहा कि वो कैसे किसानों से अधिक मतलब उनका शोषण करें, उनसे अधिक टैक्स लें, क्योंकि इन्होंने पहले ही दे दिया होता था सरकारों को पैसा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बोली यही लगाते थे। हालांकि ये व्यवस्था फेल हो गई और उसके बाद जो व्यवस्था लाई, इजारेदारी व्यवस्था फेल होने के बाद जो व्यवस्था आई उसे ही स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। अगर आपको कहीं भी यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था अगर नाम लिख के आ जाए परीक्षा में तो भी वही पूछ रहा है। स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी व्यवस्था की बात भी करे तभी वो स्थायी बंदोबस्त की ही बात करता है। तो स्थायी बंदोबस्त सन 1790 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षों के लिए शुरू किया था। हालांकि 1793 में इसको स्थायी कर दिया गया था। 22 मार्च 1793 में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को बढ़ा दिया था, मतलब निश्चित कर दिया था। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो उसको आप जान लीजिए। तो सबसे पहले इसमें जान लीजिए कि जो 10/11 भाग होता था, अगर राजस्व वसूलता था जमींदार तो उसका 10/11 भाग है वो सरकार को दे देता था। सरकार मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था और उसका 1/11 भाग जो वसूलता था किसानों से वो अपने पास रख लेता था। इतना कन्फर्म हो गया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि ये कहाँ लागू की गई स्थायी बंदोबस्त। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस प्रखंड और कर्नाटक के उत्तरी भाग में लागू की गई। तो यहाँ पे मैप में दिखाया गया है बंगाल ये है, ये बिहार और यूपी, यहाँ पे बनारस भी होगा यहीं पे, और ये उड़ीसा हो गया। तो यहाँ पे लागू किया गया और यह जो पूरा ब्रिटिश क्षेत्र था, ब्रिटिश भूमि थी, उसके 19% क्षेत्र पर लागू किया गया। और इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसको भी मैं और बता देता हूँ, जो मुख्य बिंदु हैं। तो स्थायी बंदोबस्त में जो भूमि का मालिक होता था वो किसान नहीं होता था। भूमि का मालिक जो होता था जमींदार होता था। जमींदार भूस्वामी होता था और भूस्वामी होने के फलस्वरूप वह ज़मीन की खरीद बिक्री भी कर सकता था। और भूमि जो पैतृक और हस्तांतरणीय थी, जमींदार जो होता था वो अपने जीवन काल में या वसीयत के द्वारा अपनी जमींदारी को अपने वैध उत्तराधिकारी को सौंप सकता था।
और उनसे ये जो जमींदार थे उनसे तब तक जमींदारी नहीं ली जाती थी जब तक वो सरकार द्वारा तय किए गए निश्चित लगान को देते रहते थे। और यहाँ पे एक सूर्यास्त का कानून बताना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि सूर्यास्त का कानून जमींदारी व्यवस्था या इस्तेमारारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त से संबंधित था। और इस व्यवस्था में होता यह था कि जो जमींदार था, जमींदार के लिए एक निश्चित तारीख तय कर दी जाती थी कि इस तारीख तक आपको जो सरकार द्वारा तय की गई राजस्व या लगान है उसको जमा करानी है। अगर वो उस तारीख की सूर्यास्त तक पैसा नहीं दे या लगान नहीं दे पाते थे तो उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। तो आप ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रखिएगा कि यहाँ पे जो भूस्वामी होता था वो जमींदार होता था। और जमींदार क्या होता था, जमींदार ये पैतृक संपत्ति भी होती थी और स्थानांतरणीय भी होती थी और इसकी खरीद बिक्री भी कर सकते थे। हालांकि अगर वो भू राजस्व निश्चित तारीख तक नहीं जमा कर पाते थे सूर्यास्त तक, तो सूर्यास्त का कानून लागू हो जाता था और उनसे ज़मीन उनकी छीन ली जाती थी। तो इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे स्थायी बंदोबस्त के बारे में, तो आप उतना जान गए होंगे। अब आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इस स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था 1793 ईस्वी में। सरकार 10/11 भाग रखती थी और जमींदार जो होता था 1/11 भाग रखता था। इसमें सूर्यास्त का कानून लागू होता था। सूर्यास्त के कानून के तहत जमींदार को एक निश्चित तारीख को सूर्य अस्त होने से पहले लगान की राशि जमा करनी होती थी। नहीं जमा करने की स्थिति में उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। जमींदार स्थायी भूस्वामी थे, जमीन पैतृक थी, हस्तांतरणीय थी। ये 19% ब्रिटिश भूमि पर लागू हुआ। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के बनारस, कर्नाटक का उत्तरी भाग में ये लागू हुआ। इसको जमींदारी या इस्तेमारारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो मैप में आप देख लीजिए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और ये यूपी है और यूपी में यहाँ पे बनारस है। अब दूसरी व्यवस्था जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था लाई गई थी पहली वाली व्यवस्था को सुधारने के लिए, या मतलब इसमें कुछ ऐसी स्थितियां थीं जैसे दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अंग्रेज़ों का मानना था कि इतने बड़े जमींदार नहीं हैं जिससे उनसे सीधा संबंध स्थापित किया जाए, तो इसलिए यह रैयतवाड़ी व्यवस्था लाई गई। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया गया। तो मेजर डिफरेंस स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था में ये है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान है और स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलिए खत्म और स्थायी बंदोबस्त में किसान और सरकार के बीच में बिचौलिए का काम जमींदार करते थे और वो शोषण करते थे किसानों का। तो हालांकि रैयतवाड़ी व्यवस्था में आप जमींदार बिचौलिए ख़त्म होने से शोषण खत्म नहीं हुआ, शोषण अब सीधे सरकार करने लगी थी। अब बात करते हैं कि ये कब लागू किया गया। तो ये लागू किया गया सबसे पहले रीड ने 1792 में लागू किया था। उसके बाद टॉमस मुनरो ने 1820 में इसको लागू किया गया। ये डेट आप 1820 वाली याद रखिएगा। टॉमस मुनरो का अगर रीड के नाम भी आता है तो आप टिक लगा सकते हैं। ये मद्रास, असम और बम्बई के क्षेत्रों में लागू किया गया। मद्रास, बम्बई और असम, ये देखो ये दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर में लागू किया गया। अगर मान लीजिए आ गया है तो ज़्यादा मेजर पार्ट जो है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में है, क्योंकि जो मद्रास और बम्बई का जो प्रांत था, सूबा था, वो बहुत बड़ा था। 51% अगर मद्रास और बम्बई जैसे प्रेसिडेंसी इसमें शामिल हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज़्यादा भूभाग आएगा। तो 51% ब्रिटिश भूभाग पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें किसान सीधे मालिक बन जाते थे। भू राजस्व भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर लिया जाता था। कितनी भूमि आपके पास है, भूमि का कितना बड़ा एरिया है, उस आधार पे यहाँ पे राजस्व तय किया जाता था, ना कि उपज की मात्रा। जैसे कि उपज जितना हुआ उसका कितना % लिया जाएगा, उसके आधार पे नहीं किया जाता था। ये क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता है कि भू राजस्व
क्षेत्रफल के आधार पर किया जाता था। तो आप रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त में डिफरेंस कर पा रहे होंगे। वहाँ पे जमींदार था, स्थायी मालिक, और यहाँ पे किसान था। हालांकि किसानों से कि यहाँ पे जमींदार और किसानों में एक समानता भी थी कि जमींदारों को भी तब तक उनकी जमींदारी से अलग नहीं किया जाता था जब तक कि वे राजस्व देते रहते थे, और राजस्व न दे पाने की स्थिति में उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी। उसी प्रकार किसानों को भी तब तक ही भूमि का स्वामित्व हासिल होता था जब तक कि वे सरकार को जो उनके द्वारा तय की गई निश्चित लगान थी उसको देते रहते थे। तो आप स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी व्यवस्था को जान गए होंगे और डिफरेंस भी कर पा रहे होंगे। अब तीसरी व्यवस्था जो थी मेजर, उसको हम जान लेते हैं। वो थी महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब भी होता है गांव, ठीक। तो महालवाड़ी व्यवस्था में जो सरकार थे वो किसानों से सीधे संपर्क न करके, मतलब कि पूरे गांव का जो मुखिया होता था या अपने आप को जो मुखिया मतलब दिखाता था, महल का प्रमुख होता था, उससे समझौता कर लेती थी और वही जो सरकार को लगान देता था। और महाल क्या करता था, महाल मान लीजिए एक गाँव है और गाँव में कोई प्रधान है गाँव का, और गांव के प्रधान को सब लोग राजस्व दे देते थे, और गांव का जो प्रधान था वो प्रतिनिधि बन के जाता था, सरकार को दे देता था, ठीक। सैद्धांतिक रूप से जो संपत्ति होती थी या जो महाल की भूमि होती थी, महाल की भूमि समझी जाती थी, गांव की भूमि समझी जाती थी, मगर यथार्थ रूप में या व्यवहारिक रूप में महाल की भूमि को किसान आपस में बांट लेते थे। जैसा मैंने बताया कि महाल का प्रमुख होता था उसको किसान राजस्व दे देते थे और वो राजस्व जाके सरकार को दे देता था। तो यह व्यवस्था कहाँ पे लागू की गई थी? यह व्यवस्था लागू की गई थी पंजाब, मध्य प्रांत, यहाँ मध्य प्रदेश के पास मध्य प्रांत, और पश्चिम उत्तर प्रदेश और आगरा में भी ये लागू की गई थी। भू राजस्व की दर जो पहले थी 2/3 अर्थात 66% थी, जो बहुत ज़्यादा थी, शोषण इसमें ज़्यादा था। तो हालांकि बाद में इसको कम करके 1/3 कर दिया गया अर्थात 33% कर दिया गया। ये कुल ब्रिटिश जो भूभाग था उसके 30% क्षेत्रफल पर लागू हो की थी। अब बात कर लेते हैं कि इसको लागू किसने किया, इसके जनक कौन थे? वो थे हार्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड। 1819 ईस्वी में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। महालवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था जब लागू की गई थी उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंज। ये भी आप याद कर रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये जो थे तीनों मेजर स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था या महालवाड़ी व्यवस्था, इसमें आप डिफरेंस कर पा रहे होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये व्यवस्था थी। और महालवाड़ी व्यवस्था में भी ये जान लीजिए कि उसमें भूमि जो थी वो मतलब हालांकि मानी जाती थी महाल की, मगर किसानों को उनको संपत्ति मिलती रहती थी। अब यहाँ पे एक बात जान लीजिए, जो महाल का प्रमुख होता था उसको सरकार ने ये व्यवस्था दी थी कि जैसे जमींदार समझ लीजिए, जमींदार में जैसे जमींदार अगर किसान नहीं दे पा रहा है तो कि उसकी भूमि छीन लेते थे जमींदार और दूसरे किसान को दे देते थे। मतलब यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था में जो किसान था वो बटाईदार था जमींदार का, और जमींदार फिर सरकार को टैक्स देती थी। वहाँ वैसे यहाँ पर भी जो महाल का प्रमुख होता था जो सरकार को टैक्स देता था, सबसे इकट्ठा करने के बाद, एकत्रित करने के बाद, अगर वो मतलब कोई किसान, महाल का कोई किसान, अगर कोई गाँव का कोई किसान कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कोई विपदा आ गई और उस स्थिति में नहीं दे पा रहा है या कोई अन्य परिस्थिति आ गई और राजस्व देने में असमर्थ है, तो महाल का जो प्रमुख था उसको सरकार ने इतनी शक्तियां दी थी कि वो उस किसान से उसकी ज़मीन छीन लेता था और दूसरे को दे देता था। हालांकि ये व्यवस्था जब कहीं लागू होगी तो आप जान ही सकते हैं कि उसका कुछ लोग दुरुपयोग भी करेंगे, तो दुरुपयोग वहाँ भी होता था। महाल के जो प्रमुख थे कभी कभी दुरुपयोग करते रहते थे। आप जान लीजिएगा कि अब इसमें इम्पॉर्टेंट था कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त को लागू किया। डेट याद कर रखिएगा, 1793 में ये पूछा जाता है।
1793 की डेट आप याद रखिएगा। कॉर्नवालिस याद रखिएगा। जमींदारी या इस्तेमारी व्यवस्था अगर बात करेगा तो वो स्थायी बंदोबस्त की ही बात करेगा, आप इतना याद रखिएगा। जमींदार जो थे वही भूस्वामी थे, भूमि स्थानांतरणीय थी। भू राजस्व का 10/11 भाग सरकार रखती थी और 1/11 भाग जमींदार रखते थे। कहाँ कहाँ लागू गई, कितने % पर लागू की गई, ये सब चीज़ें आप अच्छे से याद रखिएगा और मैप पर देख लीजिए कि कहाँ पे कौन सा क्षेत्र है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आप जो अंग्रेज़ों की भू राजस्व व्यवस्था है उसको समझने में सफल रहे होंगे। अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। उम्मीद करूँगा कि आप दोबारा इसको समझ जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद।